तो अमेरिका और भारत के बीच ये जो एक इकोनॉमिक टेंशन्स चल रही हैं, उसके पीछे की असली वजह क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है जब अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने शुरू किए। अब जो कारण बताए गए वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो पूरी सच्चाई है? शायद नहीं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार क्या है, और वो है टैरिफ। अब ये टैरिफ होता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। मान लीजिए भारत ने एक शर्ट बनाई 100 रुपए की और उसे अमेरिका में बेचा। अमेरिका ने उस पर 50% का टैरिफ लगा दिया, तो अब अमेरिका में वही शर्ट 150 रुपए की हो गई। सीधी सी बात है, चीज़ महंगी हो जाएगी, कम बिकेगी और नुकसान होगा भारतीय कंपनियों को। तो अमेरिका ने ऑफिशियली क्या कहा? उन्होंने इन टैरिफ के लिए कुछ वजह बताई, लेकिन उनमें से एक वजह तो सीधी सीधी सजा जैसी लगती है। उनका सबसे बड़ा तर्क ये था कि देखो, भारत रूस से तेल खरीद रहा है और ऐसा करके वो रूस के वॉर एफर्ट को यानी कि युद्ध को पैसा दे रहा है, और इसीलिए हम भारत को सजा दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम आंकड़ों को देखते हैं, ये कहानी थोड़ी गड़बड़ लगने लगती है। आप देखिए, पिछले 2.5 साल का डेटा ये बताता है कि रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश भारत है ही नहीं, वो तो चीन है। और ये जो सजा वाला लॉजिक है ना, ये तब और भी अजीब लगता है जब हम देखते हैं कि ये नियम सिर्फ भारत पर ही क्यों लागू हो रहा है। मतलब अगर रूस को पैसा देने से रोकना ही मकसद है, तो फिर यूरोपीय संघ का क्या, जो रूस से गैस खरीद रहा है? और तो और खुद अमेरिका ने रूस से $3 बिलियन से ज्यादा का सामान खरीदा है। तो ये सजा सिर्फ भारत के लिए ही क्यों? तो साफ है, ये तेल वाला मामला तो बस एक बहाना लग रहा है। तो फिर असली लड़ाई किस बात की है? असली वजह क्या है इन टैरिफ के पीछे? तो चलिए अब आते हैं असली वजहों पर। और पहली वजह छिपी है खेती किसानी में। देखिए, ये एक बहुत पुरानी लड़ाई है। भारत ने अपना एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिका के लिए पूरी तरह से कभी नहीं खोला, और अमेरिका को यही बात पसंद नहीं है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे डेयरी। अमेरिका में सरकार किसानों को जबरदस्त सब्सिडी देती है। इसका नतीजा, वहां दूध बहुत सस्ता है, करीब 32 रुपए लीटर। अब भारत में किसान का दूध 55 रुपए के आसपास पड़ता है। सोचिए, अगर अमेरिका का वो सस्ता दूध भारत के बाजार में आ गया तो हमारे किसानों का क्या होगा? वो तो मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। एक और बड़ा मुद्दा है जीएम फसलें, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। मतलब ऐसी फसलें जिनके डीएनए को लैब में बदला गया है। भारत ने इन पर बैन लगाया हुआ है क्योंकि इनके हेल्थ और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं हैं। और ये जीएम वाला मामला अब और भी गंभीर हो गया है भारत की नई फ्यूल पॉलिसी की वजह से। भारत अब पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहा है, और इथेनॉल बनता है मक्के से। तो अचानक से मक्के की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका जीएम मक्का खरीदे, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। तो एक तरफ तो है खेती का मोर्चा, लेकिन लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसका एक दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा मोर्चा है भारत का पावरफुल आईटी सेक्टर, जिस पर अमेरिका अब सीधा हमला कर रहा है। और ये हमला दो तरफ से हो रहा है। पहला, एक नया कानून लाने की तैयारी है, हायर एक्ट। अगर ये पास हो गया तो जो भी अमेरिकी कंपनी भारत को काम आउटसोर्स करेगी, उसे 25% ज्यादा टैक्स देना होगा। और दूसरा, जो पहले ही हो चुका है, वो है H-1B वीजा की फीस में जबरदस्त बढ़ोतरी। और ये बढ़ोतरी कोई छोटी मोटी नहीं है। पहले जो वीजा करीब 3.5 लाख का पड़ता था, अब उसकी फीस हो गई है 88 लाख रुपए। आप सोच सकते हैं कि इसका क्या असर होगा? कई कंपनियों के लिए, खासकर स्टार्टअप्स के लिए, भारत से किसी को हायर करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका की ये दबाव वाली पॉलिटिक्स भारत पर ही क्यों काम कर रही है? ऐसी क्या कमजोरी है कि हमें निशाना बनाया जा रहा है? इसका जवाब छिपा है हमारी निर्भरता में। हमारी जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब का 50 से 60% से भी ज्यादा रेवेन्यू यानी कमाई सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी बाजार से आती है। और जब आप किसी पर इतना ज्यादा निर्भर हों, तो जाहिर है आप दबाव में आ ही जाते हैं। और यहीं पर भारत और चीन का फर्क साफ दिखता है। चीन ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, अपने खुद के AI में इतना इन्वेस्ट किया है कि वो अमेरिका के दबाव का सामना कर सकता है। अमेरिका जो प्रेशर भारत पर डाल सकता है, वो चीन पर नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि चीन टेक्नोलॉजिकली आत्मनिर्भर है। तो असल में मुद्दा ये नहीं है कि हम अमेरिका की तरफ हैं या चीन की तरफ। असली सवाल ये है कि हम अपनी खुद की ताकत कैसे बढ़ाएंगे, हम अपनी आंतरिक शक्ति कैसे बनाएंगे।
और इसके लिए एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। हमें मेड इन इंडिया से आगे बढ़कर इन्वेंटेड इन इंडिया की सोच अपनानी होगी। मतलब सिर्फ दूसरों के लिए सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग करने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी खुद की ओरिजिनल टेक्नोलॉजी बनानी होगी, नया इनोवेशन करना होगा। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर रुक जाते हैं। भारत को अगर सच में एक ग्लोबल पावर बनना है तो इनोवेशन और रिसर्च हमारी असली प्राथमिकता कब बनेंगे? क्योंकि जब तक हम सिर्फ सर्विस देते रहेंगे, हम हमेशा दूसरों के दबाव में रहेंगे। असली आत्मनिर्भरता सर्विस से नहीं, आविष्कार से ही आएगी।